गुलदस्ता से आप सुन रहे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास पथेर दावी का हिंदी रूपांतर पथ के दावेदार धारावाहिक के रूप में। आइए आज सुनते हैं इसका अगला भाग। थोड़ी दूर चलकर अपूर्व ने सौजन्यतापूर्वक कहा, आपका शरीर इतना अस्वस्थ और दुर्बल है कि इस हालत में और आगे चलने की जरूरत नहीं है। यही रास्ता तो सीधे जाकर बड़े रास्ते में मिल गया है, मैं चला जाऊंगा। तनिक मुस्कुराकर डॉक्टर ने कहा, जाने से ही क्या चला जाया जा सकता है अपूर्व बाबू। सांझ को ये रास्ता सीधा था, लेकिन रात को पठान हबशी इसे टेढ़ा बना देते हैं। चले चलिए। ये लोग क्या करते हैं, मारपीट? डॉक्टर बोले, अपनी शराब का खर्च दूसरे के कंधों पर लादने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। जैसे आपकी ये सोने की घड़ी है, इसके दूसरी जेब में जाते समय आपत्ति उठने की संभावना है, ठीक है ना? अपूर्व घबरा कर बोला, लेकिन ये तो मेरे पिताजी की है। डॉक्टर बोले, लेकिन ये बात वो लोग समझना ही नहीं चाहते, लेकिन आज उन्हें समझना ही होगा। यानी आज इसके बदले किसी को शराब पीने की सुविधा न मिल सकेगी। अपूर्व ने शंकित स्वर में कहा, ना हो, चलिए किसी दूसरे रास्ते से घूमकर चला जाए। डॉक्टर खिलखिलाकर हंस पड़े। उनकी हंसी स्त्रियों की तरह स्निग्ध कौतुक भरी थी। बोले, घूमकर इस आधी रात को? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, चलिए। ये कहकर उस जीर्ण हाथ से अपूर्व का दायां हाथ थाम लिया। दबाव पड़ते ही अपूर्व के वर्षों के जिम्नास्टिक और क्रिकेट हॉकी खेलने से पृष्ठ हाथ की हड्डियां मरमरा उठी। अपूर्व बोला, चलिए, समझ गया। चाचा जी ने उस दिन आपकी बात चलने पर कहा था कि हम लोगों के गुप्त रजिस्टरों में लिखा है कि कृपा करने पर वो 5, 7, 10 पुलिस वालों की जीवन लीला केवल थप्पड़ मारकर ही समाप्त कर सकते हैं। चाचा जी की उस मुख भंगिमा पर हम लोग खूब हंसते थे, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि हंसना उचित नहीं था। आप संभवतः ऐसा कभी कर सकते हैं। डॉक्टर के चेहरे के भाव बदल गए। बोले, चाचा जी की ये तो अतिशयोक्ति थी। सूनी गली को पार करके वो बड़ी सड़क के पास पहुंचे तो अपूर्व बोला, अब लगता है कि मैं बेखटके जा सकूंगा, धन्यवाद। डॉक्टर ने रास्ते पर दूर तक नजर डालकर धीरे से कहा, जा सकेंगे शायद। नमस्कार करके विदा होते समय अपूर्व अपने आंतरिक कौतूहल को किसी भी प्रकार रोक नहीं सका। बोला, अच्छा सभ्य? नहीं, सभ्य नहीं, डॉक्टर कहो। अपूर्व लज्जित होकर बोला, अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा ये सौभाग्य है कि रास्ते में कोई मिला नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर उनके दल में अधिक संख्या में लोग होते तो भी क्या हम लोग संकट मुक्त थे? डॉक्टर बोले, उनके दल में 10-5 आदमी ही तो रहते हैं। 10 हो या 5, हमें भय नहीं था। डॉक्टर मुस्कुराकर बोले, नहीं। मोड़ पर पहुंचकर अपूर्व ने पूछा, अच्छा, क्या सचमुच ही आपकी पिस्तौल का निशाना कभी खाली नहीं जाता? डॉक्टर हंसते हुए बोले, नहीं, लेकिन क्यों बताइए तो? मेरे पास तो पिस्तौल है नहीं। अपूर्व बोला, बिना लिए ही निकल पड़े, आश्चर्य है। डॉक्टर साहब, मेरा डेरा यहाँ से लगभग 1 कोस होगा या नहीं? अवश्य होगा। अच्छा, नमस्कार, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया। वो फिर बोला, अच्छा, ये भी हो सकता है कि वो लोग आज किसी दूसरे रास्ते पर खड़े हों। डॉक्टर बोले, कोई आश्चर्य तो है नहीं। नहीं भी है भी। अच्छा, नमस्कार। लेकिन मजा तो देखिए, जहाँ वास्तव में आवश्यकता है वहाँ पुलिस की परछाई तक नहीं। यही है उन लोगों का कर्तव्य बोध। क्या हम लोग इसलिए मर कर टैक्स देते हैं? सब बंद कर देना चाहिए। क्या कहते हैं आप? इसमें संदेह नहीं, कहकर डॉक्टर साहब हंस पड़े। बोले, चलिए, बातचीत करते करते आपको कुछ दूर और पहुंचा दूं। अपूर्व लज्जा भरे स्वर में बोला, मैं बहुत डरपोक आदमी हूँ डॉक्टर साहब, मुझमें तनिक भी साहस नहीं है। दूसरा कोई होता तो इतनी रात आपको कष्ट न देता। उसकी ऐसी विनम्र अभिमान रहित सच्ची बात सुनकर डॉक्टर साहब अपनी हंसी के लिए स्वयं ही लज्जित हो गए। स्नेह से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, साथ चलने के लिए ही तो मैं आया हूँ अपूर्व बाबू, नहीं तो प्रेसिडेंट मेरे हाथ में इस चीज को नहीं सौंपती। ये कहकर उन्होंने बाएं हाथ की काली मोटी लाठी दिखा दी। क्या वो आपको आदेश दे सकती हैं? डॉक्टर हंसकर बोले, अवश्य दे सकती हैं, लेकिन किसी दूसरे को भी तो मेरे साथ भेज सकती थी। इसका अर्थ होता सबको दल बनाकर भेजना। उससे तो यही व्यवस्था ठीक हुई अपूर्व बाबू। डॉक्टर ने कहा, वो हमारे दल की प्रेसिडेंट हैं, उनको सब कुछ समझकर काम करना पड़ता है। जहाँ छुरेबाजी होती है वहाँ हर किसी को नहीं भेजा जा सकता। अगर मैं न होता तो आज रात आपको रुकना पड़ता, वो आपको आने न देती, लेकिन अब इसी रास्ते आपको अकेले ही लौटना पड़ेगा। डॉक्टर बोले, पड़ेगा ही। अपूर्व और कुछ नहीं बोले। 15 मिनट और चलकर पहले पुलिस स्टेशन को दाईं ओर छोड़कर बस्ती में कदम रखते ही अपूर्व ने कहा, डॉक्टर साहब, अब मेरा डेरा अधिक दूर नहीं है, आज रात यहीं ठहर जाए तो क्या हानि है।
डॉक्टर हंसते हुए बोले, हानि तो बहुत सी बातों में नहीं होती अपूर्व बाबू, लेकिन बेकार काम करने की हम लोगों को मनाही है। इसका कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए मुझे लौट जाना पड़ेगा। क्या आप लोग बिना प्रयोजन कोई भी काम नहीं करते? करने का निषेध है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ अपूर्व बाबू। एक बार मुड़कर पीछे के अंधेरे से भरे रास्ते को देखकर अपूर्व इस व्यक्ति को अकेले लौट जाने की कल्पना से सिहर उठा। बोला, डॉक्टर साहब, लोगों की मर्यादा की रक्षा करने की क्या आप लोगों को मनाही है? डॉक्टर ने आश्चर्य से पूछा। अचानक ये प्रश्न क्यों? अपूर्व ने शुद्ध अभिमान के स्वर में कहा, इसके अतिरिक्त और क्या कहूँ बताइए। मैं डरपोक आदमी हूँ, दलबद्ध गुंडों के बीच से अकेला ही जा सकता, लेकिन मुझे निरापद पहुंचाकर उसी संकट के बीच से यदि आप अकेले लौटेंगे तो मैं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहूंगा। बड़े स्नेह से उसके दोनों हाथ पकड़कर डॉक्टर ने कहा, अच्छा चलिए, आज रात आपके डेरे पर ही चलकर अतिथि बनकर रहूं। लेकिन ये सब बखेड़ा क्यों मोल ले रहे हो भाई? अपूर्व इस बात को ठीक अर्थ नहीं समझ सका, लेकिन 2-4 कदम आगे बढ़ते ही हाथ में न जाने किस प्रकार का खिंचाव अनुभव करके घूम कर बोला, आपका जूता शायद काट रहा है डॉक्टर साहब, आप लंगड़ा रहे हैं। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, ये कुछ नहीं है, लोगों के घरों के पास पहुंचते ही मेरे पैर अपने आप लंगड़ाने लगते हैं। गिरीश महापात्र का चलना याद है ना? अपूर्व बोला, आपको चलना नहीं पड़ेगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर मुस्कुराकर बोले, लेकिन आपकी मर्यादा, आपसे मर्यादा की क्या बात है? मैं तो आपकी चरण धूलि के बराबर भी नहीं। आपके अतिरिक्त किसमें साहस है? इस रास्ते से अकेले चलने में इस व्यक्ति के लिए क्या कठिनाई है? पुलिस वाले जिसे सब्यसाची के नाम से जानते हैं, उनकी राह 10-12 गुंडे मिलकर भला कैसे रोक सकते हैं? डॉक्टर ने हंसी छिपाकर भले आदमी की तरह कहा, इससे तो यही उचित होगा कि हम दोनों ही फिर से एक साथ लौट चलें। मुझे अकेला देखकर अगर कोई आक्रमण करने का साहस करे भी तो आपके साथ रहने से इसकी संभावना नहीं रहेगी। अपूर्व बोला, फिर लौट चलूं? हानि ही क्या है? अकेले जाने में मुझे जो शक है वो तो न रहेगी। मैं ठहरूंगा कहाँ? मेरे यहाँ। ऑफिस से लौटने पर अपूर्व को आज भोजन भी नहीं मिला था। बड़े जोर की भूख लग रही थी। कुछ लज्जित होकर बोला, देखिए, अभी तक मैंने कुछ खाया भी नहीं है। आपके लिए, डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, चलिए ना, आज भाग्य की परीक्षा करके देख ली जाए। लेकिन एक बात है, तिवारी को बहुत चिंता होगी। तिवारी की चर्चा होते ही अपूर्व के मन में अचानक एक हिंस्र प्रतिशोध की भावना जाग उठी। क्रुद्ध होकर बोला, मर जाए सोचते सोचते, चलिए लौट चलें। फिर दोनों सुनसान रास्ते से लौट पड़े। लेकिन इस बार उसे डर की बातें ही याद नहीं आई। पुलिस स्टेशन पार करके अचानक पूछ बैठा, डॉक्टर साहब, आप एनार्किस्ट हैं? आपके चाचा जी क्या कहते हैं? उनका कहना है कि आप एक भयानक एनार्किस्ट हैं। मैं सब्यसाची हूँ, इस संबंध में आपको संदेह नहीं? नहीं। एनार्किस्ट से आप क्या अर्थ लगाते हैं? राजद्रोही, अर्थात जो राजा का शत्रु हो। डॉक्टर बोले, हमारे राजा विलायत में रहते हैं। लोग कहते हैं बहुत ही भले आदमी हैं। मैंने अपनी आंखों से उन्हें कभी नहीं देखा। उन्होंने भी मेरी कभी कोई हानि नहीं की। फिर उनके प्रति शत्रुता का भाव मेरे मन में क्यों होगा? अपूर्व बोला, जिन लोगों के मन में आता है उनमें भी वो किस प्रकार आता है बताइए तो? उनका भी तो उन्होंने कभी अनिष्ट नहीं किया। डॉक्टर बोले, इसीलिए तो आप जो कुछ कह रहे हैं सत्य नहीं है। इसे अस्वीकार करने से अपूर्व चौंक पड़ा। अविश्वास करने का उनमें साहस नहीं था। कुछ सोचकर बोला, राजा भले ही न हो, राज कर्मचारियों के विरुद्ध जो षड्यंत्र है वो तो असत्य नहीं है डॉक्टर साहब। कर्मचारी राजा के नौकर हैं, वेतन पाते हैं और आज्ञा पालन करते हैं। एक जाता है तो दूसरा आता है। लेकिन इस सहज और जटिल और विराट को सूक्ष्म करके जब देखने की चेष्टा करता है तभी व्यक्ति सबसे बड़ी भूल करता है। इसलिए उन लोगों पर आघात करने को एक शक्ति के मूल में आघात करना कहकर कुछ लोग आत्मवंचना करते हैं। इतनी बड़ी सांघातिक व्यर्थता दूसरी नहीं है। अपूर्व बोला, लेकिन ये व्यर्थ काम करने वाले लोग क्या भारत में नहीं हैं? हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सब लोग कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? अपूर्व ने पूछा। उसकी उत्सुकता और व्यग्रता देखकर डॉक्टर केवल मुस्कुरा दी। अपूर्व बोला, हंस क्यों दिए? डॉक्टर बोले, आपके चाचा होते तो समझ जाते। आपको विश्वास है कि मैं एनार्किस्ट का नेता हूँ? मेरे ही मुंह से उत्तर की आशा करना क्या उचित होगा अपूर्व बाबू? अपनी बुद्धिहीनता पर अपूर्व अप्रतिभ होकर बोला, आशा करना पूरी तरह अनुचित हो जाता अगर आप मुझे आज अपने दल में भर्ती न कर लेते। सदस्यों का इतनी बात जान लेने का अधिकार है, इससे अधिक जानने की उसे जरूरत नहीं है। अधिकार है कहकर डॉक्टर हंस पड़े। विद्रोही दल के खाते में जिसका नाम लिखा गया है उसके प्रश्न का यही उत्तर है। इससे अधिक जानने की जरूरत नहीं है। अपूर्व तीखे स्वर में बोला,
दल के खाते में झटपट नाम लिख लेने से ही तो कुछ नहीं होता, उसका फलाफल भी तो समझना पड़ता है। लेकिन उन लोगों ने क्या ऐसा नहीं किया है? कुछ भी नहीं। पथ के दावेदार। दावे का इतना ठाट बाट है, ये कौन जानता था? आप भी थे। नाम लिखने के पहले आपको भी तो जान लेना उचित था कि मेरा वास्तविक उद्देश्य क्या है। डॉक्टर तनिक लज्जित होकर बोले, महिलाओं ने ही ये सब आयोजन किया है, वो ही जानती हैं किसे सदस्य बनाए किसे नहीं। वास्तव में मैं इन लोगों की सभा की कोई विशेष बात नहीं जानता अपूर्व बाबू। अपूर्व समझ गया कि ये भी परिहास ही है। उत्कंठा और आशंका से क्रुद्ध होकर बोला, छिपा क्यों रहे हैं? डॉक्टर साहब, सुमित्रा को ही अध्यक्ष बनाइए और जिसे जो चाहे बना दीजिए। ये दल आपका है और आप ही इसके सब कुछ हैं, इसमें संदेह नहीं। पुलिस की आंखों में आप धूल झोंक सकेंगे, लेकिन मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकते, ये समझ लीजिए। डॉक्टर ने आंखें फाड़कर कहा, मेरे दल का अर्थ एनार्किस्टों का दल ही तो है। आप व्यर्थ ही शंकित हो उठे हैं अपूर्व बाबू। आदि से अंत तक आपने गलत समझा है। ये लोग जीवन मरण के खेल में शामिल हैं। वो लोग आपके जैसे कायर आदमी को अपने दल में क्यों शामिल करेंगे? वो क्या पागल हैं? अपूर्व लज्जा से लाल हो उठा, लेकिन उसकी छाती पर का भारी बोझ हट गया। डॉक्टर ने कहा, पथ के दावेदार नाम रखकर सुमित्रा ने इस दल की स्थापना की है। जीवन यात्रा में पथ पर चलने का मनुष्य को कितना बड़ा अधिकार है। संस्था के सदस्य अपना पूरा जीवन लगाकर यही बात हर मनुष्य को बता देना चाहते हैं। सुमित्रा के अनुरोध पर जितने दिन यहाँ रहूंगा, इस दल को सुसंगठित करने का प्रयत्न करूंगा। इसके अतिरिक्त मेरा कुछ संबंध नहीं। ये है समाज सुधारक, लेकिन समाज सुधार के लिए घूमने को न तो मेरे पास समय है न धैर्य। हो सकता है कि कुछ दिन यहाँ रहूं, हो सकता है कल ही चलता बनूं, फिर जीवन भर भेंट न हो। मेरे जीने या मरने का समाचार भी संभव है आप तक न पहुँचे। ये वचन शांत और धीमे थे। उच्छ्वास का आवेग उनमें नहीं था। सब्यसाची का जो विवरण उसने चाचा जी से सुना था, वो अपूर्व को याद आ गया। लेकिन तभी याद आया, वो तो पत्थर है, उसके लिए पीड़ा का अनुभव कैसा? उसने पूछा, सुमित्रा कौन है? आपसे कैसे परिचय हुआ? डॉक्टर थोड़ा हंस दिए। उत्तर न मिलने पर अपूर्व समझ गया कि पूछना ठीक नहीं हुआ। कुछ पल मौन रहकर डॉक्टर बोले, आपकी कृपा से आज रास्ता निर्विघ्न है, लेकिन अक्सर होता नहीं। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं, सुनो तो? अपूर्व बोला, सोचता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन उसे छोड़िए। अच्छा, आपने कहा मनुष्य का पद पर निर्विघ्न चलने का अधिकार। जिस प्रकार आज हम लोग पद पर निर्विघ्न चल रहे हैं, ऐसा ही ना? डॉक्टर हंसकर बोले, हाँ, कुछ कुछ ऐसा ही। अपूर्व ने कहा, जो स्त्री पति को छोड़कर पद के दावेदारों के सदस्य बनने आई है, वो भी मैं अच्छी तरह नहीं समझ सका। मैं भी ठीक प्रकार से समझ गया हूँ, कह नहीं सकता। उन सब बातों को सुमित्रा ही अच्छी तरह जानती हैं। अपूर्व ने पूछा, उसके पति शायद नहीं हैं। डॉक्टर चुप हो गए। अपूर्व को लज्जा से फिर याद आया कि वो कोई उत्तर नहीं देंगे। डॉक्टर के मुंह की ओर देखकर उसे लगा मानो इस आश्चर्यमय व्यक्ति के अशांत जीवन में एक गोपनीय भाग को अचानक उसने देख लिया है। उसने स्पष्ट देखा, उस भीषण रूप से सतर्क व्यक्ति की आंखों पर एक धुंधला सा जाला छा गया था। अपूर्व ने और कुछ नहीं पूछा, चुपचाप चलने लगा। अचानक डॉक्टर ने हंसकर पूछा, देखिए अपूर्व बाबू, आपसे मैं सच कहता हूँ, स्त्रियों की ये प्रणय जनित मान अभिमान की बातें मैं कुछ नहीं समझता। इनमें बेकार ही समय नष्ट होता है। इतना समय मेरे पास कहाँ है? अपूर्व के प्रश्न का ये उत्तर नहीं था। वो चुप ही रहा। डॉक्टर बोले, चुप क्यों हो? बातचीत क्यों नहीं करते? क्या कहूँ बताइए? डॉक्टर बोले, देखिए अपूर्व बाबू, भारती बहुत अच्छी लड़की है। जैसी बुद्धिमती है वैसी ही कर्मठ और शिष्ट भी। ये बात भी बेकार थी। लेकिन अपूर्व ने यह भी नहीं पूछा कि आप उससे कितने दिनों से परिचित हैं और किस प्रकार। वो बोला, हाँ, लेकिन डॉक्टर शायद अपनी अंतिम बात का ही सूत्र पकड़कर बोले, आपके विषय में उन्होंने बताया था कि आप भयंकर हिंदू हैं, एकदम कट्टर। भारती ने कहा था कि उसने इतने कट्टर हिंदू की भी जात बिगाड़ दी है। अपूर्व बोला, हो सकता है। उसकी तर्क करने की इच्छा नहीं थी। रास्ता भी लगभग समाप्त हो चला था। गली के मोड़ पर डॉक्टर ने जैसे अपने सुस्त मन को एकदम झकझोर कर जगा दिया। बोले, अपूर्व बाबू। स्वर की तेजी से सचेत होकर अपूर्व ने सतर्क होकर कहा, कहिए। डॉक्टर बोले, मेरे यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे चले जाने पर अपना संकोच छोड़कर सुमित्रा की सहायता कीजिएगा। ऐसी स्त्री आप सारे संसार में भी न पा सकेंगे। इसका पद का दावेदार कहीं निरादर तथा अवहेलना से मर न जाए, तो फिर आप छोड़कर क्यों जा रहे हैं? यहाँ से चले जाना ही मंगलमय है। मेरी सहायता की आप लोगों को जरूरत नहीं। सब लोग मिलकर इसे संगठित कीजिए। इसी के द्वारा देश का सबसे बड़ा कल्याण होगा।
नवतारा की घटना पर तो मैं विश्वास नहीं कर सकता डॉक्टर साहब, लेकिन सुमित्रा पर तो करेंगे। विश्वास के लिए इतना ऊंचा स्थान और कहीं नहीं मिलेगा अपूर्व बाबू। मैंने पहले ही बता दिया है कि स्त्रियों की बातें मैं बिल्कुल समझ नहीं सकता, लेकिन जब सुमित्रा कहती है कि विघ्न बाधाहीन स्वतंत्र जीवन यात्रा का मानव को अधिकार है, तब इस दावे की किसी भी युक्ति से अवहेलना नहीं की जा सकती। केवल मनोहर के ही नहीं, अनेक लोगों के निर्दिष्ट मार्ग पर चलने से नवतारा का जीवन निर्विघ्न हो जाता, ये मैं जानता हूँ। और जिस पथ को उसने स्वयं चुना है वो भी निरापद नहीं है। लेकिन स्वयं विपत्ति में डूबे रहकर मैं भी भला किस बूते पर उस पर विचार करूं, बताइए तो। सुमित्रा कहती है, इस जीवन को निर्विघ्न बिता पाना ही क्या मनुष्य का चरम कल्याण है? मनुष्य के विचार और प्रवृत्ति ही उसके कर्तव्य को निर्धारित करते हैं, लेकिन दूसरों के द्वारा निर्धारित विचारों और प्रवृत्ति के द्वारा जब वो अपने स्वाधीन विचारों का मुंह बंद कर देता है, तब उससे बढ़कर आत्महत्या तो मनुष्य के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। इस बात का कोई भी उत्तर मैं खोजने पर भी नहीं पा सकता हूँ अपूर्व बाबू। लेकिन यदि सभी अपने ही विचारों के अनुसार, डॉक्टर ने बीच में ही रोककर कहा, अर्थात अगर सभी अपने ही विचारों के अनुसार काम करना चाहें, उस दिशा में कैसा कांड होगा, ये बात आप एक बार सुमित्रा से पूछ कर देखिए। अपने प्रश्न की त्रुटि समझकर अपूर्व उसे सुधारना चाहता था, लेकिन समय नहीं मिला। डॉक्टर ने रोक कर कहा, लेकिन अब कोई तर्क नहीं चलेगा अपूर्व बाबू, हम लोग अब पहुंच गए। इस विषय में फिर कभी बात की जाएगी। अपूर्व ने देखा, वही लाल रंग का विद्यालय, उसके 2 तल्ले के भारती के कमरे में उस समय भी रोशनी दिखाई दे रही थी। डॉक्टर ने पुकारा, भारती। खिड़की से झांककर भारती ने व्याकुल स्वर में पूछा, विजय से आपकी भेंट हुई डॉक्टर साहब? वो आपको बुलाने गया है। डॉक्टर ने हंसकर कहा, तुम लोगों को प्रेसिडेंट का आदेश ही तो है, लेकिन कोई भी आदेश इतनी रात गए किसी को भी उस रास्ते से नहीं भेज सकेगा। देख रही हो, किसी को साथ लौटा लाया हूँ। भारती ने ध्यान से देखकर अंधेरे में भी पहचान लिया। बोली, ठीक नहीं किया, लेकिन आप शीघ्र जाइए। नरहरि ने शराब पीकर अपनी हेम के सिर पर कुल्हाड़ी मार दी है, बचेगी या नहीं इसमें संदेह है। सुमित्रा दीदी वहीं गई हैं। डॉक्टर बोले, अच्छा ही तो किया है, मरती तो मर जाए, लेकिन मेरे अतिथि। भारती बोली, महिलाओं पर आपकी विशेष अनुकंपा रहती है, लेकिन हेम के बजाय अगर नरहरि के साथ ऐसा हुआ होता, अब तक दौड़े चले गए होते। मान लो दौड़ा चला जा रहा हूँ, लेकिन मेरे अतिथि। भारती दीपक लिए नीचे आई और द्वार खोलकर बोली, अब आप देर मत कीजिए। लेकिन क्या इनको ईसाई आतिथ्य स्वीकार होगा? इनको छोड़कर मैं कैसे जाऊं भारती? उसे तुम लोगों ने अस्पताल भेजने की व्यवस्था क्यों नहीं की? भारती नाराज होकर बोली, जो कुछ करना हो कीजिए, आपके पैर पड़ती हूँ, देर न कीजिए। इनको मैं संभाल लूंगी, मुझे अभ्यास है। कृपया आप फौरन चले जाइए। अपूर्व कुछ कहना ही चाहता था, लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर तेजी से अंधेरे में विलीन हो गए। सीढ़ियां चढ़कर अपूर्व भारती के कमरे में पहुंचा और अच्छी तरह देखकर एक आराम कुर्सी बिछाकर लेट गया। कुछ देर बाद जब भारती ने ऊपर आकर तिपाई पर दीपक रखा, तो अपूर्व को एकाएक लज्जा का अनुभव हुआ। ये कोई नई बात नहीं थी, इससे पहले भी उन दोनों ने एक कमरे में रात बिताई है, लेकिन आज ये लज्जा क्यों? वो मन ही मन इसका कारण खोजने लगा तो सहसा उसे तिवारी की याद आ गई। भारती ने उसे जगाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन पुराने मकान के दरवाजे खिड़कियां बंद करने में जो खटपट की आवाज हुई, ये वास्तविक नींद के लिए अत्यंत विघ्नकारक थी। अपूर्व उठ बैठा, आंखें मलकर जमाई लेते हुए बोला, ओह, इतनी रात को फिर लौट आना पड़ा। जाते समय ये बात बताकर क्यों नहीं गए? सरकार जी से कहकर आपके लिए भोजन मंगवा कर रख लेती। लौट आने की बात क्या मैं जानता था? भारती ने सहज स्वर में कहा, मुझसे ही भूल हुई। भोजन के बारे में उनसे उसी समय कह देना चाहिए था। इतनी रात गए ये बखेड़ा उठाने की नौबत ना आती। इतनी देर तक आप लोग कहाँ बैठे रहे? उन्हीं से पूछिए कि 3 कोस का मार्ग चलना बैठकर समय बिताना कहलाता है या नहीं। भारती बोली, गोरख धंधे में पड़ गए थे, यही ना? फिर चलना ही सार निकला। ये कहकर खड़े होने के बाद जरा हंसकर बोली, संध्या आदि अब भी करते हैं या नहीं? कपड़ा दे रही हूँ, इन कपड़ों को उतार दीजिए। ये कहकर आंचल समेत चाबियों का गुच्छा हाथ में लेकर वो एक अलमारी खोलती हुई बोली, बेचारा तिवारी घबरा जाएगा। लगता है ऑफिस से लौटने पर एक बार भी डेरे पर जाने का समय नहीं मिला। अपूर्व क्रोध को दबाते हुए कहा, अवश्य ही आप ऐसी अनेक वस्तुएं देख लेती हैं जिन्हें मैं नहीं देख पाता। स्वीकार करता हूँ इसे, लेकिन कपड़ा निकालने की जरूरत नहीं है। संध्या आदि का झंझट कहीं नहीं गया। इस जन्म में जाएगा ऐसा भी समझ में नहीं आता, लेकिन आपके दिए कपड़े से इसके लिए सुविधा नहीं होगी। रहने दीजिए, कष्ट मत कीजिए। पहले देखिए तो कि मैं क्या देती हूँ। मैं जानता हूँ, टसर रेशम, लेकिन मुझे जरूरत नहीं। मत निकालिए। संध्या नहीं करेंगे? नहीं। सोएंगे क्या पहनकर?
कोट पतलून पहनकर? हाँ। खाना भी नहीं खाइएगा? नहीं। सच? अपूर्व ने बिगड़ कर कहा। आप क्या खेल कर रही हैं? भारती उसके चेहरे की ओर देखकर बोली, खेल तो आप ही कर रहे हैं। क्या आप में शक्ति है कि भोजन न करके उपवास करके रह सकें? ये कहकर उसने अलमारी खोली, टसर की एक सुंदर साड़ी निकालकर बोली, एकदम पवित्र है। मैंने इसे कभी पहना नहीं है। उस छोटे कमरे में जाकर कपड़े बदल आइए। नीचे नल है, हाथ मुंह धोकर संध्या पूजा कर लीजिए। अचानक उसकी बातचीत का ढंग ऐसा बदल गया कि अपूर्व अवाक रह गया। धीरे से बोला, लाइए कपड़ा, मैं नीचे जाऊं, लेकिन मैं किसी के हाथ का भात न खा सकूंगा, कह देता हूँ। भारती कोमल होकर बोली, सरकार जी अच्छे ब्राह्मण हैं, आचारहीन नहीं है, स्वयं रसोई बनाते हैं, सब खाते हैं उनके हाथ का, कोई भी आपत्ति नहीं करता। डॉक्टर साहब का खाना भी उन्हीं के यहाँ से आता है। अपूर्व का संदेह तब भी दूर नहीं हुआ। उदास मन से बोला, जिस तिसके हाथ की वस्तु से मुझे घृणा होती है। भारती हंसकर बोली, जिस तिसके हाथ की वस्तु खाने के लिए क्या मैं आपको दे सकती हूँ? मैं उन्हीं से मंगवाऊंगी, तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। ये कहकर वो हंस पड़ी। अपूर्व नीचे चला गया, लेकिन उसके चेहरे का भाव देखकर भारती को ये समझने में देर नहीं लगी कि होटल का खाना खाने में उसे संकोच हो रहा है। अपूर्व रेशमी साड़ी लपेट कर काट की बेंच पर बैठा संध्या कर रहा था। भारती बाहर जाती हुई बोली, सरकार जी को लेकर लौटने में मुझे देर नहीं लगेगी, तब तक आप नीचे ही रहिएगा। भारती को लौटने में देर हुई भी नहीं। अपूर्व संध्या पूजा कर चुका था। भारती के साथ सरकार जी थे। उनके हाथ में भोजन का थाल था। धरती पर जल छिड़क कर फिर चौका ठीक करके थाल रख दिया। उसके जाने पर भारती ने हाथ जोड़कर कहा, ये म्लेच्छ का अन्न नहीं है, सब खर्च डॉक्टर साहब ने किया है, आप संकोच छोड़कर भोजन कीजिए। अपूर्व इस परिहास को प्रसन्नता से सहन न कर सका। वो किसी का छुआ अन्न नहीं खाता। होटल के भोजन में उसकी रुचि नहीं है, लेकिन व्यय किसी म्लेच्छ ने किया या ब्राह्मण ने, इसके लिए बेकार का कट्टरपन उसमें नहीं है। उसके बड़े भाइयों ने उसकी शुद्धाचारणी माँ को अनेक दुख दिए हैं। भली हो या बुरी हो, उसे माता की आज्ञा का उल्लंघन करने में अत्यंत पीड़ा होती है। भारती ये नहीं जानती ऐसी बात नहीं है, फिर भी इस व्यंग से उसका मन दुखी हो उठा, लेकिन कोई उत्तर न देकर वो आसन पर आ बैठा और भोजन करने लगा। भारती कुछ दूर धरती पर बैठी रही। सहसा वो मन ही मन कुंठित हो उठा। ईसाई होने का कारण वो होटल के रसोई घर में नहीं गई थी। इतनी रात गए, सबका खाना पीना हो चुकने के बाद जो कुछ बचा था सरकार जी उसी को उठा लाए थे। उसे भारती ने देखा नहीं था। कमरे में रोशनी पूरी न होते हुए भी उसे जो खाना दिखाई दिया, उसे देखते ही स्तब्ध हो उठी। कितनी ही बार उसने अपने ऊपर वाले कमरे के फर्श के छेद से झांककर चोरी छिपे इस व्यक्ति का भोजन करते देखा था। तिवारी की छोटी से छोटी गलती से ही इस चिड़चिड़े आदमी को भोजन बर्बाद होते भारती ने अनेक बार देखा था। वही व्यक्ति आज चुपचाप जब उस न खाने योग्य भोजन को खाने लगा तो वो चुप न रह सकी। व्याकुल होकर बोल उठी, रहने दीजिए, रहने दीजिए, इसे खाने की आवश्यकता नहीं, आप इसे नहीं खा सकेंगे। अपूर्व विस्मित होकर बोला, खा न सकूंगा? क्यों नहीं खा सकते? नहीं खा सकूंगा, ये कहकर वो खाने ही जा रहा था कि भारती पास आकर बोली, आप तो खा सकेंगे, लेकिन मैं खिला नहीं सकूंगी। खाकर बीमार पड़ने पर इस देश में मुझे ही तो भरना पड़ेगा। उठिए। अपूर्व ने उठकर पूछा, तो मैं क्या खाऊंगा? ये कहकर उसने भारती की ओर इस तरह देखा कि उसकी असहाय भूख की बात भारती से छिपी न रह सकी। अपूर्व शांत आज्ञाकारी बालक के समान हाथ धोकर ऊपर की मंजिल पर चला गया। कुछ देर बाद ही सरकार जी और उनके होटल के सहयोगी आ गए। एक आदमी के हाथ में फरुई की डाली और दूध की कटोरी थी, दूसरे के हाथ में थोड़े से फल और जल का लोटा था। ये आयोजन देख वो मन ही मन प्रसन्न हो उठा। प्रसन्न होकर उसने खाने में मन लगाए। दरवाजे के बाहर सीढ़ी के पास खड़ी भारती देखती रही। अपूर्व बोला, कमरे में आ जाइए, काट के फर्श का स्पर्श दोष मानने से बर्मा में नहीं रहा जा सकता। भारती हंसकर बोली, ये क्या कह रहे हैं, आप तो बहुत उदार हो गए हैं। अपूर्व ने कहा, वास्तव में इसमें कोई दोष नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा, चलिए लौट चलें। मैं लौट आया। जहाँ शराबियों की वजह से खून खराबी हो गई, ये कौन जानता था? जानते तो क्या करते? मेरे लिए आपको इतना कष्ट उठाना पड़ेगा, ये जानता तो कभी ना लौटता। भारती बोली, संभव है, लेकिन मैंने तो सोचा था कि आप स्वयं अपनी इच्छा से लौट आए हैं। अपूर्व का चेहरा लाल पड़ गया। मुंह का ग्रास निगलकर बोला, कभी नहीं, कभी नहीं। कल डॉक्टर बाबू से पूछ कर देख लेना। पूछताछ की क्या जरूरत है? आप क्या झूठ बोलेंगे? उत्तर सुनकर अपूर्व जल उठा। उसके लौटने पर भारती ने जो विचार प्रकट किया उसे याद करके बोला, झूठ बोलना मेरा स्वभाव नहीं है। आप विश्वास नहीं कर सकती, मैं क्यों विश्वास करूंगी? मैं ये नहीं जानता।
जिसका जैसा स्वभाव होता है, कहकर मुंह नीचा करके भोजन करने लगा। आप बेकार ही नाराज हो रहे हैं। डॉक्टर साहब के कहने से न आकर अपनी इच्छा से ही आ जाने में क्या दोष है? वो जो आप स्वयं खोजते हुए मेरे पास आए, उसमें भी क्या दोष था? संध्या को हालचाल जानने के लिए आना और आधी रात को लौट कर आना, दोनों में अंतर है। भारती बोली, नहीं है। इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा था कि अगर बताकर गए होते तो खाने पीने की इतनी परेशानी नहीं होती, सब कुछ ठीक ठाक करके रखवा दिया होता। अपूर्व चुपचाप भोजन करने लगा। जब भोजन समाप्त हो गया तो अचानक मुंह ऊपर उठाकर देखा। आरती स्निग्ध होकर और कौतुक भरी नजरों से चुपचाप उसकी ओर देख रही है। बोली, देखिए तो खाने में कितना कष्ट हुआ। आज आपको न जाने क्या हो गया है, सीधी सी बात भी नहीं समझ पा रही। और ऐसा भी तो हो सकता है कि बात सीधी सादी न हो सकने के कारण समझ में न आ रही हो, कहकर भारती खिलखिलाकर हंस पड़ी। अपूर्व भी हंस पड़ा। उसे संदेह हुआ कि इतनी देर से भारती शायद उसे झूठ मूठ ही परेशान कर रही थी। जल समाप्त हो गया था। खाली गिलास देखकर भारती व्यग्र हो उठी। ये जो, क्या और जल नहीं है? है तो, कहकर भारती क्रुद्ध होकर बोली, इतना नशा करने से मनुष्य को याद नहीं रहता। पानी के पीने का लोटा शिबू नीचे नल पर ही छोड़ गया। अब आप हाथ धोकर पी लीजिए, लेकिन क्रोध मत कीजिए, कह देती हूँ। अपूर्व ने हंसते हुए कहा, इसमें क्रोध करने की क्या बात है? भोजन के समय पीने भर को जल न मिलने पर बड़ी अतृप्ति होती है। लगता है पेट नहीं भरा, लेकिन इसीलिए कुछ छोड़कर उठ जाने से भी तो काम नहीं चलता। अच्छा जाऊं, जल्दी से शिबू को बुला लाऊं। भोजन समाप्त हो चुका था, फिर भी जबरदस्ती दो चार कौर मुंह में ठूस कर जब वो उठकर खड़ा हुआ तो उसे लज्जा महसूस होने लगी। बोला, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। मैं हाथ धोने के बाद पानी पी लूंगा। हंसकर बोली, मैं रोशनी दिखाती हूँ, आप नीचे चलकर मुंह धो लीजिए। जल का लोटा सामने ही रखा है, भूल न जाइएगा। हाथ मुंह धोकर अपूर्व जब ऊपर आया तो देखा कि उसकी जूठन हटाकर भारती ने जगह साफ कर दी है। एक और छोटी तिपाई पर तश्तरी में इलायची सुपारी आदि रखी है। भारती के हाथ से तौलिया लेकर हाथ मुंह पोंछकर इलायची सुपारी मुंह में डालकर वो आराम कुर्सी पर आकर बैठ गया। बोला, ओह, इतनी देर बाद शरीर में जैसे प्राण आ गए। इतनी जोर की भूख लगी थी। फिर दीपक के प्रकाश में भारती का चेहरा देखकर बोला, देख रहा हूँ आपको भी सर्दी लग रही है। नहीं तो, कहाँ नहीं, क्यों? गला भारी है, आंखें सूजी हुई हैं, ठंड बहुत है। अब तक इस ओर मेरा ध्यान नहीं गया था। भारती ने उत्तर नहीं दिया। अपूर्व बोला, ठंड का अपराध क्या है? इतनी रात गए दौड़ धूप जो करनी पड़ी है। कुछ रुक कर फिर बोला, लौटकर मैंने आपको व्यर्थ ही कष्ट दिया, लेकिन कौन जानता था कि डॉक्टर साहब बुलाकर अंत में आफत आपके गले मड़कर स्वयं खिसक जाएंगे। भुगतना तो आपको पड़ा। भारती बोली, यही हुआ, लेकिन जब भगवान ने बोझा खींचने का काम सौंपा है तो फिर नालिश किससे करने जाऊं? अपूर्व आश्चर्य से बोला, इसका क्या अर्थ है? भारती उसी तरह काम करते करते बोली, अर्थ मैं नहीं जानती, लेकिन देख रही हूँ उसे आपने बर्मा में पांव रखा है, तब से मैं ही बोझ ढो रही हूँ। पिताजी से झगड़ा आपने किया, दंड मैंने भोगा। घर पर पहरेदारी के लिए तिवारी को आपने छोड़ा, उसकी सेवा करते करते मर मिटी मैं। भय लग रहा है कि कहीं सारा जीवन आपका बोझ ही न ढोना पड़े। रात हो गई, सोइएगा कहाँ? मैं क्या जानूं? भारती बोली, होटल में डॉक्टर साहब के कमरे में आपके लिए बिस्तर ठीक करने को कह आई हूँ। शायद व्यवस्था हो गई हो। वहाँ मुझे कौन ले जाएगा, मुझे तो पता नहीं। मैं चलती हूँ, चलिए, कहकर अपूर्व उठ खड़ा हुआ। फिर कुछ संकोच के साथ बोला, लेकिन तकिया और बिछौने चादर लेता जाऊंगा, दूसरे के बिछौने पर मैं सो नहीं पाऊंगा। ये कहकर बिछौना उठाने जा रहा था कि भारती ने रोक दिया। पथ के दावेदार उपन्यास की कहानी जारी रहेगी अगले भाग में।